नमस्कार बच्चों, मैं निवेदिता मिश्रा आपके अपने चैनल नमो शिवाय एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल यूपी पुलिस कांस्टेबल का टेंडर जारी हो गया है और 25 अगस्त तक यह टेंडर फाइनल भी कर दिया जाएगा। मतलब अब यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जल्द से जल्द आने की संभावना है और इस परीक्षा में हिंदी का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। इस वजह से आप लोग अपनी पढ़ाई को और अच्छे से करिए और इस बार आप सभी को एक ना एक जॉब लेनी ही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास की। वर्णमाला हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी चौथी क्लास है। तो देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पहले ये कल के प्रश्न हैं कुछ जो मैंने आप सभी को होमवर्क में दिए थे। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। उम्मीद है आप सभी लोगों ने होमवर्क किया होगा, पर जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं, आज कर लेना। तो पहला प्रश्न हमारा है, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी व्यंजनों में अंतर स्पष्ट करें। मतलब सरल भाषा में समझे तो संघर्षी व्यंजन और स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। तो मैंने जैसा कि आप सभी को बताया था, संघर्षी व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं कि जिनको उच्चारण करते टाइम दो अव्यय इतने निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, जिसके कारण वायु जो होती है हमारी वो घर्षण के साथ निकलती है। इसी वजह से इन्हें हम लोग संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो मैं आप लोगों को लिख के संघर्षी व्यंजन लिख के बता रही हूँ। ये शा होता है और शा होता है, क्रम उल्टा हो गया है, आप लोग मैनेज कर लेना। तीनों शा होता है और हा होता है। अब बात करेंगे हम लोग स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारे ऐसे व्यंजन होते हैं कि जिनमें उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग जो होता है संघर्षी हो जाता है। इस वजह से हम ऐसे व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं ये हम लोग देखेंगे। स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमारा चा है, छा है, जा है, जा है और चा छा जा और झा है। ये 4 हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। इसमें लिखा हुआ है, दूसरा प्रश्न हमारा है, ताड़न जात ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। मतलब ताड़न जात ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, कल मैंने आप लोगों को हिंट भी दिया था। ताड़न जाति ध्वनियाँ जो होती हैं उनको और हम लोग क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन, द्विपृष्ठ व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन आप सभी लोगों को मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं। एक अड होता है और एक अड होता है। अड कैसे होता है, डा और डा के नीचे बिंदी लग जाती है, ऐसे हलंत नहीं लगता, बिंदी लगती है। और अड कौन सा होता है, ढा और ढा के नीचे बिंदी लग जाती है, इसके नीचे भी हलंत नहीं, ऐसे बिंदी लग जाती है। प्रकंपित वर्ण को किस अन्य नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे प्रकंपित वर्ण को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो प्रकंपित वर्ण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, लुंठित वर्ण से। और लुंठित वर्ण हम लोगों का क्या है, रा है। लुंठित वर्ण हम लोगों का क्या है, रा है। स्वरों के अलावा और किन वर्णों में संघर्ष नहीं करना पड़ता है, ये हम लोगों का चौथा प्रश्न है। आप सबको एक ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी दे चुकी हूँ और मैंने कराया भी था कि स्वरों के अलावा किन वर्णों में संघर्ष नहीं करना पड़ता है। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 4th नंबर, कौन कौन किस में वर्णों में नहीं करना पड़ता है, या में और वा में संघर्ष नहीं करना पड़ता है। इस वजह से हम लोग इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। और हम लोगों का 5वां क्वेश्चन क्या है वो रीड करेंगे। 5वां क्वेश्चन है, संघर्षी व्यंजनों का सही क्रम समझाएं। संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में दो अव्यय इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है। और मार्ग छोटा होने के कारण क्या होता है, वायु हमारी संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। इसी वजह से इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा, संघर्षी व्यंजनों का सही क्रम समझाएं। मतलब क्रम के अनुसार ही हम लोगों को यहाँ पे लिखना है।
तो इसका क्रम क्या है, पहले शा और फिर ये सा, फिर सा और हा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कल का होमवर्क। अब हम लोग आगे अपनी क्लास में चलते हैं, देखते हैं क्या पढ़ना है आज। कल हम लोगों ने उच्चारण स्थान के आधार पर 10 भेद कवर किए थे। 11वां छूट गया था, तो ये 11वां है। 11वां जो था हमारा हा वर्ड का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, हा वर्ड को हम लोग कहाँ से उच्चारित करते हैं। तो इसका सही आंसर कंठ है। कंठ तो है ही, पर और भी इसके कई उच्चारण स्थान है। दूसरा काकल्य है, कंठ है, फिर काकल्य है और उसके बाद एक जगह से और उच्चारण किया जाता है इसका, अलीजिह्वा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस वजह से आप सभी लोग इसे याद रखेंगे। कहाँ से उच्चारण किया जाता है हा का, कंठ से, काकल्य से और अलीजिह्वा से। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। हा सही नहीं बना था, अब बन गया है। और अब आगे अपने क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों को, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि मूर्धा क्या होता है, वर्तस्य क्या होता है, दांत क्या होता है। होंठ और जीभ तो सब लोग जानते हैं, तो इस वजह से मैंने एक यहाँ पे पिक्चर पेस्ट की है। उम्मीद है आप सभी को दिख रहा होगा, जिससे आप सभी लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। वैसे मैं मार्क कर दे रही हूँ। मूर्धा जो होता है हमारा, वो ये होता है, ये यहाँ पे होता है मूर्धा हम लोगों का। और तालु जो होता है वो यहाँ होता है, दांत के ऊपरी भाग को कहते हैं। वर्तस्य मतलब मसूड़ा, दांत के ऊपरी भाग को बोलते हैं। दांत तो सब लोग जानते हैं, होंठ सब जानते हैं, जीभ भी सब जानते हैं। स्वर तंत्र, जिसको वोकल बॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो यहाँ है। और श्वास नली सब जानते हैं, जिसको इंग्लिश में विंड पाइप बोला जाता है। और कोमल तालु यहाँ पर होता है। संघर्षी काकल अलीजिह्वा, यहाँ से ही हा का उच्चारण होता है, यहाँ से। अब आगे हम लोग अपनी क्लास में मूव करते हैं और देखते हैं पंचम वर्णों का क्रम। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन होमवर्क में दिया था और समझाया भी था, और ये भी बताया था कि ये सब नासिक के व्यंजन है, मतलब कि इन सारे व्यंजनों को हम लोग नासिका से बोलते हैं या नासिका की मदद से ये सब बोले जाते हैं। नासिका से बोला जाता है ये तो ठीक है, पर अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे प्रश्न में कि और कहाँ से बोला जाता है, नासिक के तो होता ही है, क्योंकि पंचम वर्ण है और नासिक व्यंजन भी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नासिका से तो होगा ही। पर कंठ से भी बोला जाता है। अंगा को कहाँ से बोला जाता है, कंठ और प्लस नासिक के दोनों से बोला जाता है। उसी प्रकार तालव्य इया को हम लोग बोलते हैं तालव्य और नासिक के दोनों से। उसी प्रकार अड़ा को हम लोग बोलेंगे मूर्धन्य और नासिक से, और दंत को बोलेंगे दंत और नासिक से, माँ को बोलेंगे ओष्ठ और नासिक से। अब हम लोग अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, एक एक्सपेरिमेंटल प्रश्न है, मतलब सब लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करिए। सब लोग कहते हैं हिंदी बहुत बोरिंग है, मुझे तो बिल्कुल बोरिंग नहीं लगती। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी नहीं लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट तो एक्सपेरिमेंटल बेस है, एकदम साइंस की तरह ही तो लग रहा है। यदि नीचे के होंठ को काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी। अब आप लोग सोचिए, मतलब ऑप्शन दिए हुए, बोल के देखिए, ऊपर के होंठ से बोल के देखिए और नीचे का होंठ का यूज़ ना कीजिए। देखिए क्या आंसर होता है। 15 सेकंड का मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ। फिर से एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि नीचे के होंठ को काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी। फर्स्ट ऑप्शन वा, सेकंड बा, थर्ड वा और बा दोनों, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना, पर यहाँ पर मैं बता रही हूँ आप लोगों को। वाह वाह, देखिए नीचे के होंठ से भी उच्चारण हो रहा है। बा बोलिए, बा, उसमें भी नीचे के होंठ का यूज़ हो रहा है। लेकिन वाह और बा दोनों, अगर दोनों बोलना है तो हमको नीचे के होंठ की ज़रूरत होगी ही होगी। इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वाह और बा दोनों। अर्थात यदि नीचे के होंठ को काट दिया जाए तो वाह और बा दोनों वर्णों के उच्चारण में असुविधा होगी।
अब हम लोग पढ़ेंगे डा और ढा के विशेष नियम। मतलब डा और ढा के विशेष नियम कैसे आप लोग पहचानेंगे कि ये डा है, ढा है या अड है और अड है। तो पहला रूल हम लोगों का क्या कहता है, ये तो डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लेना, पर मैं समझा रही हूँ। जैसे डा और ढा लिखा हुआ है, अगर ये दोनों शब्द किसी भी शब्द के प्रारंभ में आ जाएंगे तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगाई जाएगी, इनको अड और अड नहीं पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल इसका है डमरू, ढोलक, डोर, ढक्कन इत्यादि। देखिए इनमें कहीं भी इन शब्दों के नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया गया है। सेकंड रूल क्या है इसका, सेकंड रूल कहता है डा और ढा से पहले अगर कोई भी अनुस्वार आ जाए, अनुस्वार आप जानते हैं अंग, तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती है। इनके नीचे बिंदी नहीं लगती है कब, जब अनुस्वार आ जाएगा डा और ढा से पहले। एग्जाम्पल उसका है डंडा, पंडाल, चांडाल इत्यादि। फिर तीसरा रूल क्या कहता है, डा और ढा से पहले अगर अधूरा पंचम वर्ण आ जाएगा तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती है। एग्जाम्पल नहीं लिखा है, मैं लिख के बता रही हूँ एग्जाम्पल क्या क्या होता है। एग्जाम्पल अधूरा पंचम वर्ण, पहला घंटा हो गया, उसी प्रकार पंडा हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग चौथे रूल को पढ़ेंगे। ये रूल हमारा कहता है डा और ढा का प्रयोग अगर तत्सम या संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाता है तो भी इनके नीचे हम लोग बिंदी नहीं लगाते हैं। तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं हो, हिंदी लिख गया है बाय मिस्टेक, सॉरी, इसको तो इरेज नहीं कर सकते, पर यहाँ पर हम लोग इसको बा बना सकते हैं। बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। कैसे, संस्कृत भाषा के शब्द कैसे बने, अब मैं ये भी लिख के बता रही हूँ आप लोगों को। एक तो ये सड हो गया, और ये सडानन हो जाएगा, सडानन हो गया। इसी प्रकार आप लोगों का सड ऋतु हो जाएगा, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्सेट्रा। अब पांचवा रूल हम लोगों का क्या कहता है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। डा और ढा का प्रयोग अगर हम लोग विदेशी भाषा के शब्दों में करते हैं तब भी इनके नीचे हम लोग बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे रोड को इंग्लिश में तो लिखा जाता है, पर देखिए विदेशी भाषा के शब्दों में हम लोग पढ़ते हैं कि रोड को ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, और लाउड, प्राउड इत्यादि। ये रूल आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, मैं फिर से रिपीट करूँगी, मैं फिर से समझाऊंगी आप लोगों को। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, रा के रूप। रा के रूप मतलब रा के रूप कितने होते हैं, तो रा के रूप चलिए देखते हैं। वैसे तो रा के रूप 3 होते हैं। रा के कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं, पर रा के रूप 3 होते हैं। पर अगर हमसे कोई पूछ ले रा के कुल रूप कितने होते हैं, रा के कुल रूप कितने होते हैं, तो रा के कुल रूप जो है वो 4 होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, तो चलिए अब हम लोग वो चीज़ डिस्कस करते हैं। रा के रूप, पहला रा तो ये नॉर्मल रा है, दूसरा रा कर्म, ये ऊपर वाला रा है, और तीसरा रा इस प्रकार से, चौथा रा इस प्रकार से। पढ़ा तो सभी ने होगा, बस कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि रा के कितने रूप होते हैं। तो जैसे पहले रा के एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने, राम, रहीम, रमेश, रामा, रमा, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल्स। और ये वाला जो रा है इसका एग्जाम्पल हो गया कर्म, धर्म, मर्म, चर्म, नर्म, गर्म एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं इत्यादि मतलब। और इसका रे का मतलब क्रम, भ्रम, ग्रह, प्रकाश, ट्रम्प, ड्रम, राष्ट्र इत्यादि। अब हम लोगों की क्लास मतलब वर्णमाला यहाँ से समाप्त होता है। वर्णमाला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट हो या कुछ भी ऐसा टॉपिक, कुछ ऐसा जो मुझसे छूट गया हो या मैं भूल गई हूँ समझाना, या कुछ समझ में ना आया हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताना। और अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे,
और फिर आगे हम लोग अपनी क्लास को एंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वर्णमाला किसे कहते हैं। मैंने समझाया था आप लोगों को कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी कि वर्णमाला क्या होता है। जैसे एक परिवार होता है, परिवार कैसे बनता है, आदमियों या इंसानों के समूह से। एक आदमी हुआ, किसी परिवार में अगर एक आदमी या एक आदमी है खाली, तो क्या वो परिवार कहलाएगा? नहीं, वो सिर्फ आदमी कहलाएगा। लेकिन हाँ, अगर 2 आदमी और 3 औरतें हुए तो उन्हें क्या कहेंगे? वर्ण परिवार कहेंगे। उसी प्रकार से अगर खाली छोटा आ को वर्ण में रखा जाता और कुछ होता ही ना, तो क्या उसे वर्णमाला कहते? नहीं, सिर्फ उसे वर्ण कहते। उसी प्रकार आ से लेके ज्ञा तक सारे शब्द वर्णों का समूह जो होगा, सुव्यवस्थित समूह जो होगा, उसे हम लोग वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है शब्द समूह को, बी वर्णों के संकलन को, सी शब्द गणना को, या डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो हमारा आंसर क्या होगा? वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहेंगे? वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो हम लोगों ने पढ़ा था, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। सबसे छोटी इकाई का मतलब क्या आप लोग वर्ण के बिना कोई भी शब्द का उच्चारण कर सकते हैं या बोल सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम लोगों का अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो मैंने आप लोगों को पहली क्लास में ही बताया था कि हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण हैं। उसके बाद हम लोगों का चौथा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी मात्रा, सी वर्ण, डी कोई नहीं। तो आप लोग बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, फिर भी आगे हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। तो हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम लोगों का चौथा प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर होगा का के बाद छा का क्रम आता है। कैसे? छा हम लोग कैसे लिखते हैं? का और प्लस सा, ऐसे मिलके बना हुआ है हमारा छा। तो किसके बाद आता है? का के बाद आता है। अगला प्रश्न हम लोगों का कौन सा है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में रा जो है वो व्यंजन नहीं है? मात्र, देखिए मात्र में व्यंजन है। मात्र, त्रा में ही त्रा कैसे बना है हम लोगों का देखेंगे, ता आधा और रा से मिलके बना हुआ है। तो इस यहाँ पे तो ये व्यंजन हो गया। मूर्धा, ऐसे ही मूर्धा में भी ये व्यंजन हो गया। क्रम में भी इसी प्रकार ये व्यंजन हो जाएगा, पर मातृभूमि में यहाँ पर ये व्यंजन नहीं है। मातृभूमि हम लोगों ने रा के रूप में पढ़ा था, मातृभूमि में रा जो है वो व्यंजन नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, निम्नलिखित में से एक वर्ण जो है वो व्यंजन नहीं है। कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? सब लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उ छोटा ऊ, बी खा, सी रा, डी या। तो सभी लोग जानते हैं खा तो एक व्यंजन है, रा भी एक व्यंजन है और या भी एक व्यंजन है। ऊ जो है वो व्यंजन नहीं है बल्कि एक स्वर है। तो यहाँ पे हम लोगों की क्लास एंड होती है। उम्मीद है आप सभी लोगों को क्लास हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।